से नागपुर की ओर निकली संघर्ष यात्रा अमरावती में दाखिल हुई। इस दौरान विधायक नितिन देशमुख ने जल संकट पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अपनी नाराजगी जताई। ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने सरकार द्वारा बालापुर और अकोला तहसील में 69 गांव में क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना को स्थगित करने के विरोध में पीने के पानी के लिए संघर्ष यात्रा शुरू की है। खारे पानी के क्षेत्र में इस जल योजना को स्थगित किए जाने से वहां के स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इसीलिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए संघर्ष यात्रा शुरू की गई है। अकोला जिले से निकली ये यात्रा नागपुर तक आने वाली है। 5 दिन में 128 किलोमीटर की यात्रा तय कर ये यात्रा अमरावती पहुंची। इस यात्रा में विधायक नितिन देशमुख के साथ हजारों की संख्या में शिव सैनिक पैदल नागपुर के लिए रवाना हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करते आणि हिंदू कशा पद्धतीने जगत आहे आणि हिंदू कशा पद्धतीने 2000 TDSचं पाणी पित आहे ते पाणी घेऊन आम्ही तिथं चाललो, जे हिंदुत्वाच्या भरोशावर राजकारण करतात आणि हिंदूच्या भरोशावर सत्ता भोगू राहिले। बाळापूर मतदारसंघापुरता हा सीमित प्रश्न नाही, हा स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे, अस्मितेचा प्रश्न आहे आणि पश्चिम विदर्भातला संपूर्ण खारपान पट्ट्यातला प्रश्न आहे। उद्धव साहेबांनी अकोला जिल्ह्यामध्ये 1300 कोटीच्या पाणी पुरवठ्याची योजना मंजूर केल्या। त्या योजनेचं काही योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली, जवळपास 60% काम सुद्धा पूर्ण झालं। खर्च झाल्यावरही देवेंद्रजींनी त्या पाणी पुरवठ्याच्या योजनेला स्थगिती दिली। अक्षरशः त्या भागातील लोक बाळ जन्माला येते ना, त्या तिसऱ्या दिवशी त्याची आई ज्याला पाणी पाजते जे खारं पाणी असते, त्याच्या आईला माहीत असते की ह्या पाण्यामुळे माझ्या किडन्या गेलेल्या, माझ्या पतीच्या गेल्या, माझ्या वडिलाच्या गेल्या, माझ्या आईच्या गेल्या, ते पाणी मी माझ्या बाळाला पाजून आलो। तुझं काळीच कसं होत असेल हो? तुम्ही स्वतःला राज्यकर्ते समजता, स्वतःला हिंदुत्ववादी समजता, मग हे लोक कोण आहे? हिंदू नाहीत? जवळपास 25,000 महिलांनी त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं आणि त्या महिलांनी जमा केलेलं पाणी, देवेंद्रजी तुम्ही राज्यकर्ते आहात, या राज्यातली जनता कसं पाणी पिते ते पाणी तुम्ही पिऊन बघा आणि त्याने आंघोळ करून बघा। त्यासाठी एक टँकर घेऊन आम्ही त्याच्यामध्ये। रमजान के मौके पर अब बाजार में भीड़ देखी जा रही है। राष्ट्रवादी नेता संजय खोड़के ने स्थिति का जायजा लिया ताकि अमरावती के पठान चौक जमील कॉलोनी में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। इन दिनों मुस्लिम बंधुओं का पवित्र रमजान महीना चल रहा है। पवित्र रमजान महीने के आखिरी दिनों में लोग बड़ी संख्या में ईद की खरीदारी के लिए लग जाते हैं। ईद की खरीदारी के लिए अमरावती के पश्चिमी क्षेत्र में ईद के लिए नए नए बाजार सज चुके हैं। इन बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय खोड़के ने पठान चौक जमील कॉलोनी इलाके का दौरा किया और यातायात बाधित न हो इसके लिए ठोस कदम उठाने को लेकर प्रशासन से चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज 21वां रोज़ा कंप्लीट हो गया था और रमज़ान की वजह से ये एरिया में थोड़ा आना कम था, लेकिन आज यहाँ पे जो गर्दी, ये नया मार्केट जमील कॉलोनी का ये एरिया का सबसे बड़ा मार्केट हो गया और यहाँ पे जो गर्दी दिन बे दिन बढ़ते जा रही है और अभी लास्ट जब रोज़ा आएगा, चौथा पाँचवा लास्ट रहेगा, उस दिन ज़्यादा गर्दी रहने वाली है। इसलिए यहाँ के पुलिस ऑफिसर जो मेशराम थे उनको यहाँ बुलाया था और यहाँ पे गर्दी का कंट्रोल कैसा करना, इसकी सब ये यहाँ के रहवासी लोगों से, जो कॉलोनी वाले लोग हैं, वो सब लोगों से चर्चा करके और उसके बारे में सीपी साहब से भी बात करके यहाँ पे अच्छा पुलिस बंदोबस्त आखिरी 4-5 दिन में रखने के लिए ये सब कॉलोनी वालों की इच्छा थी कि यहाँ आके एक बार माहौल देखना चाहिए और वो पुलिस को बुला के यहाँ की व्यवस्था करनी चाहिए, वो आज हमने की है। सरकार जहां अमरावती जिले के मेलघाट में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करती है, वहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 10 महीने में 157 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 71 मातृ मृत्यू हुई है। जर मेळघाटचा विचार जर केला तर 3.25 लाख पॉप्युलेशन आहे आपली, त्याच्यामध्ये 7,000 डिलिव्हरीज होतात। तर जे काही मृत्यूचं प्रमाण आहे
मागच्या वर्षी 22-23मध्ये 177 मृत्यू झाले होते जानेवारी अखेरपर्यंत, आणि आतापर्यंत 2022-23मध्ये हे 157 मृत्यू आपल्या मेळघाट कार्यक्षेत्रामध्ये झालेले आहे, आणि जे उपजत मृत्यू आहे हे 73 आपल्या मेळघाटमध्ये झालेले आहेत. याच्यामध्ये मेन 2-3 कारणं आहेत ज्याच्यामुळे बालमृत्यू आपल्या मेळघाटमध्ये घडत आहे. पहिलं मृत्यूचं मेन कारण म्हणजे सेप्टिसिमिया, जे सगळ्यात मोठं कारण आपल्याकडे आढळून आलेलं आहे. दुसरं निमोनिया, आणि तिसरं जे आपल्याला आहे सगळ्यात जास्त जे आढळून आलेलं आहे, पहिलं निमोनिया आहे, दुसरं सेप्टिसिमिया आहे, आणि तिसरं लो बर्थ वेट. हे प्रमुख कारणं आहेत ज्याच्यामुळे बालमृत्यू आपल्याकडे होत आहेत. मेळघाटमध्ये आदिवासी क्षेत्रामध्ये बालकांच्या कुपोषणामुळे मृत्यूचं प्रमाण 1986 पासून लक्षात यायला लागलं, आणि अगोदरच्या काळामध्ये हजारो बालकं जन्माच्या अगोदरच एकतर गर्भपात व्हायचा किंवा जन्मानंतर 1 वर्षामध्ये मरण पावायचे, आणि त्याचं मूळ कारण कुपोषण होतं. परंतु त्यावेळेला मनोहर जोशी सरांचं सरकार होतं. त्यानंतर सातत्यानं कोर्टाने सरकारने लक्ष दिल्यानंतर तिथे दळणवळणाचे साधनं निर्माण झाले, दवाखाने निर्माण झाले, आणि या कुपोषणाचं प्रमाण निश्चितपणे कमी झालं. डायरिया लागणे किंवा काही ताप येणे आणि त्यामुळं मृत्यू होऊ शकतात. परंतु 170 जे मृत्यू आहे जे कुपोषणामुळे जर चिन्हांकित केल्या गेले असतील तर निश्चितपणे अजून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. तर या सर्व बाबी मी निश्चितपणे आरोग्यमंत्र्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलेल, आणि या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी काय काय अजून उपाययोजना केलेल्या आहे त्याची सुद्धा माहिती घेईल. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ अमरावती जिले के तिवसा और चांदुर बाजार तहसील में मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य जुलूस भी निकाला गया। शुक्रवार सुबह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर अभिवादन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह सर्वप्रथम पंचशील ध्वजारोहण बुद्ध वंदना की गई। इस समय तिवसा तहसील के तहसीलदार वैभव फरतारे ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, गाडगे महाराज को सजाया गया और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शहर व आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में भीम अनुयायी शामिल हुए। उसी प्रकार चांदुर बाजार तहसील में आम्बेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती समारोह के दौरान शहर के 3 स्थानों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिद्धार्थ बुद्ध विहार, पिंपलपुरा, दीपस्तंभ महाबोधि युवा मंडल, गुलजारपेट, सिद्धार्थ नगर मंडल, चांदुर बाजार शामिल है। IPL T20 के मैच के बढ़ते उत्साह के साथ ही क्रिकेट सट्टा का खेल भी शुरू हो गया है। ऐसे में पुलिस विभाग ने इसे रोकने के लिए कमर कस ली है। बुल्ढाना जिले के जलम पुलिस थाना अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने छापामार कार्रवाई कर IPL पर सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में लाखों रुपए का माल जब्त किया गया है। IPL के मैच का जितना क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार रहता है, उससे कहीं ज्यादा सटोरिये भी इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। IPL के मैच पर सट्टा लगाकर पैसे कमाने वाले सटोरियों का खेल इन दिनों शुरू है। पुलिस भी इन सटोरियों पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। भनक लगते ही कार्रवाई की जा रही है। बुल्ढाना पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि शेगांव तहसील के अंबोड़ा में IPL पर सट्टा लगाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 सटोरियों को पकड़ा। पकड़े गए सादिक शेख, समीर पटेल और जुबैर खान के पास से 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप समेत 3,43,700 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। बुल्ढाना में RTO कार्यालय ने अपने लक्ष्य का 110% हासिल कर लिया है। विभिन्न कार्रवाई में 1,93 लाख का राजस्व एकत्रित किया गया है। बुल्ढाना RTO द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। पिछले साल बुल्ढाना RTO कार्यालय में 1,75 लाख रुपए का लक्ष्य रखा था। इसमें 1,93 लाख रुपए यानी 110% राजस्व हासिल कर लिया गया। इसमें क्षमता से अधिक भार डालने वाले वाहनों के चालकों से 33,13,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जबकि विभिन्न कार्रवाई में
1,93,00,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया है। उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय बुलढाणातर्फे उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी शासनाकडून 1,75,00,000 रुपयाचं उद्दिष्ट आम्हाला देण्यात आलं होतं. परंतु आम्ही 1,93,00,000 एवढं उद्दिष्ट अचीव केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये टक्केवारीप्रमाणे 110 टक्केवारी झालेली आहे महसूल टार्गेटमध्ये. म्हणजे 10% जादा प्रमाणामध्ये महसूल शासनाला मिळवून या कार्यालयाने दिलेला आहे. त्यानंतर ओव्हरलोड वाहतुकीच्या कारवाईबद्दल जादा हे होते. एकूण 343 वाहनं आम्ही तपासली होती. त्याच्यामध्ये 125 वाहनं दोषी आढळून आलेले आहेत. त्यानंतर 116 केसेस निकालीमध्ये त्यांनी दंड भरलेला आहे आणि त्यापासून 33,13,500 रुपये एवढा महसूल शासनाला प्राप्त झालेला आहे. त्यानंतर महसुली टार्गेटमध्ये आम्हाला आयटम वाईज केसेस करावं लागतात. जसे की विदाउट लायसन्स असेल, परमिट नसेल किंवा हेल्मेट नसेल, मोबाईलवर बोलणारी व्यक्ती असेल, तर अशा पद्धतीने MDL साठी आम्ही 1200चं टार्गेट देण्यात आलं होतं. त्याच्याकडे लायसन नाही असे लोकांवर कारवाई करण्यासाठी, पण आम्ही 1497 लोकांवर कारवाई केलेली आहे. बुल्ढाना जिले के जिला परिषद स्कूल में CBSE की गतिविधियां चलाई जाने वाली है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस उपक्रम के तहत शिक्षण विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। ग्लोबल क्लासरूम प्रोजेक्ट के तहत सभी जिला परिषद स्कूलों को मोबाइल आधारित कनेक्टिविटी से जोड़ने की महत्वाकांक्षा परियोजना जिला परिषद स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को CBSE और निजी स्कूलों जैसे नवीनतम और अभिनव परिवर्तनों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साथ मुकाबला करने के लिए जिला परिषद की स्कूलों में भी अभिनव प्रोग्राम किए गए हैं, जिससे छात्रों की कल्पना को बढ़ावा देने के साथ ही नर्सरी KG से लेकर CBSE स्कूलों में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में बुल्ढाना जिला परिषद स्कूल में CBSE स्कूल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी योजना जिला परिषद शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है। जिल्हा परिषद आपल्या पूर्ण जिल्हा परिषद 1401 शाळा आहेत जिल्हा परिषदेमध्ये. त्यामध्ये काय की सध्याच्या काळामध्ये ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये नीट असेल, जे एक्झाम असतील, या एक्झाम मध्ये आपले विद्यार्थी ग्रामीण भागातले प्रमाण कमी दिसत आहे आणि म्हणून CBSE धर्तीवर NCERT जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस आणि आपला SCERTचा म्हणजे महाराष्ट्र शासन सिलेबस याच्या धर्तीवर छोटे छोटे जे उपक्रम आहेत त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना CBSEच्या जे काही ऍक्टिव्हिटी त्या ऍक्टिव्हिटी आणि आपल्या SCERT म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची ऍक्टिव्हिटी एकत्रित करून शाळांना समृद्ध करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यातल्या ह्या ज्या स्पर्धा परीक्षा आहेत त्या नीट असेल, JEE असेल किंवा आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम असतील त्या एक्झाम मध्ये विद्यार्थी मागे पडू नये म्हणून असे उपक्रम आपण या वर्षापासून राबवण्यास सुरुवात करणार. अकोला जिले के बालापुर तहसील के वाड़ेगांव में किसी बात को लेकर दो परिवारों में मारपीट हो गई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया, जिसमें कार की कांच टूट गई। अकोला जिले के बालापुर तहसील के वाड़ेगांव में रहने वाले व्यवसायी राजकुमार राम लोहिया और उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा परिवार के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर तनाव होता रहता था। बीती रात करीब 11:30 बजे फिल्मी अंदाज में दोनों परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दिया, जिससे परिवार पर खड़े एक 4 पहिया वाहन के शीशे टूट गए। इसी दौरान बिजली का तार टूट गया। वो तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत को दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। रात्री 11:15 वाजता मी झोपलेला असताना पुतण्याचा फोन आला एकदम अचानक. मी फोन उचलला तर त्यांना अर्जंट या म्हणे दुकानात. इथं मी गेलो असताना तिथं पाहिलं की माझ्या घरासमोरच्या गाडीचे काच फोडलेले होते आणि माझ्या पुतण्याला तो देवीश शर्मा आणि त्याचे वडील रमेश जगन्नाथ शर्मा हे मारहाण करून आले. मी तिथं आवरा करायला गेलो असताना त्याच्या बापानं रमेश शर्मा यांना माझ्या पाठीत पाईप मारला. त्याच्यानंतर माझ्या डोळ्यावर पाईप थोडासा कातरता लागला. माझा चष्मा आणि थोडीशी जखम झाली माझ्या डोळ्याखाली. आणि त्याच्यानंतर त्याने तुफान दगडफेक केली वरून आमच्यावर. खूप पब्लिक बी होती बाहेर. हे भांडण पाहून गर्दी जमा झाली. त्याने पब्लिकवर दगडफेक केली खूप. त्याच्यानंतर हे अंदर चालले गेले आणि वरून इतकी तुफान दगडफेक केली. त्याच्यानंतर याने तार तोडले, इलेक्ट्रिकचे तार तोडले आणि पाईप कापले आणि आमचे जे केबलचे वायर आहेत ते सर्व गावातले पूर्ण कापून टाकले जाईना आणि त्याने खूप नुकसान केले. आमचं आर्थिक नुकसान केलेलं आहे यांनी.
वर्कशॉप से चोरी का मामला वापस लेने गए 3 लोगों पर जानलेवा हमले की घटना बुल्ढाना जिले के मलकापुर में सामने आई है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के मांडा कॉलोनी में आजम गौरी के वर्कशॉप में एक व्यक्ति द्वारा तांबे की तार, लोहा समेत अन्य सामग्री चोरी किए जाने के संबंध में 12 अप्रैल को शहर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद संबंधित आरोपी ने कहा कि यदि शिकायत वापस ले ली जाती है तो वो चोरी की सामग्री वापस दे देगा। इस घटना के बाद बीती रात चोरी की सामग्री लेने गए 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने उन पर तलवारों से वार किया, जिसमें गुजर चौहान, नसीम शेख को गंभीर चोट आई है और वर्कशॉप के मालिक आजम गौरी को मामूली चोट आई है, जिनमें से एक को जलगांव और दूसरे को बुल्ढाना रेफर किया गया है। मलकापुर पुलिस आगे की जांच कर रही है। हम 16 विधायकों के अपात्र घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं और अगर ये 16 विधायक अपात्र घोषित हो जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी या मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ऐसा बयान विधान परिषद प्रतिपक्ष नेता अंबादास दानवे ने दिया है। पारस में दुर्घटना स्थल का दौरा करने वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए मांग की कि राज्य सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे। हम 16 विधायकों के अयोग्य होने का भी इंतजार कर रहे हैं और अगर 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी या मध्यवर्ती चुनाव में, ऐसा वक्तव्य विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने किया है। वे अकोला जिले के पारस में दुर्घटना स्थल का दौरा करने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजय वडेट्टीवार की बेटी ने सावरकर के बारे में जो कहा है उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। सूखा राहत राशि अभी तक नहीं मिली है। किसानों को सितंबर और अक्टूबर का मुआवजा नहीं मिला है। राज्य सरकार जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे। तो इथे जी घटना घडलेली आहे ती दुर्दैवी घटना आहे। 7-8 लोकांचा जीव जातो, तोही वादळ आल्यानंतर मला वाटतं त्यांना दिलासा देणं, त्यांना आधार देणं, त्यांना मदत देणं ही सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी। याच्यात फार राजकीय याच्यात आणू नये असं मला वाटतं। त्यांना वेळ नसतील म्हणून आले नसतील। मी विरोधी पक्षनेता या महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत असतो। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।